हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हमारा लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसको लिखा है A.K. रामानुजन ने। और ये जो लेसन है, ये स्टोरी है, एक कन्नड़ फोक टेल है। और जो फोक टेल्स होती हैं हमेशा फुल ऑफ विजडम होती हैं। और इसमें A.K. रामानुजन ने, जो कि एक इंडियन पोइट और स्कॉलर हैं, जिनका बर्थ हुआ 1929 और 1993 में डेथ हुई, इन्होंने इस लेसन को है जो लिखा है। तो इस लेसन के अंदर हम एक ऐसे राजा के बारे में, ऐसे मंत्री के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को पूरी तरह से चेंज कर रखा था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन अपना। हमारा जो लेसन है उसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। इसके अंदर किंग है, मिनिस्टर है, गुरु, डिसाइपल, थीफ, चोर है, एक मर्चेंट, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल और गोल्ड स्मिथ। ये इनके अंदर करेक्टर हैं जिनकी जो स्टोरी है पूरे इनके अराउंड घूमती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट शुरू होता है वो है विजिटिंग द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी इस किंगडम के जो किंगडम ऑफ फूल्स है, मूर्खों का जो राज्य है, इसके अंदर क्या होता है, गुरु और शिष्य यानी गुरु और डिसाइपल आते हैं। वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो जैसे उन्होंने आया तो दिन में उनको है जो कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो उनको लगा पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन ढला, शाम होने को आई, तो देखा कि सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, निकल के अपने काम धंधे पे लग गए। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य हैरान हो गए उधर कि ये क्या चक्कर है। और वहाँ पर कुछ भी खरीदो तो एक ही डड्डू यानी एक ही जो कनक्कन या करेंसी जो वहाँ की है, कुछ भी खरीदो, चाहे आप गोल्ड खरीदो, खाने पीने की चीज़ खरीदो, पहनने की चीज़ खरीदो, सबका प्राइस एक जैसा ही। तो गुरु को तो ये बात समझ आ गई कि ये तो किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ रहना ज़्यादा देर हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो शिष्य है, उनका जो डिसाइपल है, वो तो लालची, क्योंकि कम पैसे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खाने को मिल रहा था। तो इसलिए गुरु ने तो वो राज्य उसी टाइम छोड़ दिया। उसने अपने डिसाइपल को भी कहा कि तुम चलो यहाँ से, मूर्खों के राज्य में ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो लालच की वजह से वहाँ पर ठहर गया। फिर क्या होता है, तो अब एक घर में चोरी हो जाती है। अब एक घर में चोरी हो जाती है तो क्या होता है कि एक घर में चोर घुस जाता है और चोरी कर लेता है। जब वापिस आ रहा होता है तो क्या होता है, उस घर की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। अब चोर का भाई भागा भागा आता है राजा के पास कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है जो अपना प्रोफेशनल काम करके वापस आ रहा था, तो क्या हुआ कि दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ होगी। अब थीफ्स ब्रदर है, ये राजा के पास आया तो उसने अपनी सारी बातें बताई। अब थीफ का जो ब्रदर है वो कहता है कि ये जो मतलब चोरी हुई है, ये जिस घर में हुई है, यानी मर्चेंट के घर में, व्यापारी के घर में चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके घर की दीवार गिरी है और उसके भाई की डेथ हुई है जब वो अपना प्रोफेशनल काम करके वापिस आ रहा था। यानी सारा का सारा दोष किसके ऊपर लगा दिया गया, मर्चेंट के ऊपर लगा दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, कॉलिंग द ब्रिकलेयर एंड अदर्स। अब जो मर्चेंट है वो कहता है इसमें राजा मेरा कसूर नहीं है, हे महानुभाव, मेरा कसूर नहीं है इसके अंदर, ये कसूर है ब्रिकलेयर का, यानी मिस्त्री का, जिसने घर को बनाया, उसका कसूर है। और उसने दीवार गलत तरीके से बनाई, गलत ईंटें लगाई, और फिर क्या हुआ कि मेरा जो दीवार है वो गिर गई और इसके भाई की डेथ होगी। अब जो ब्रिकलेयर है वो कहता है साहब माफ़ करना मेरे को महाराज, इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, ये कसूर है डांसिंग गर्ल का। एक लड़की वहाँ से आती जाती थी और उसके आने जाने की वजह से उसके जो पैरों में उसने पंजेब डाली हुई थी वो खनकती थी, और उस पैरों की पंजेब खनकने की आवाज़ से मेरा मन डाइवर्ट होता था और मैं उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता, और इस वजह से मेरी गलत दीवार बनती, गलत दीवार की वजह से ये चोर की डेथ हुई, और इस तरीके से मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए ये डांसिंग गर्ल जिम्मेदार है। अब बुलाया जाता है डांसिंग गर्ल को वहाँ पे कि डांसिंग गर्ल को बुला लीजिए। तो उसको लेकर आए तो बेचारी वो बूढ़ी हो चुकी थी, अब कांपती कांपती हाथों से वहाँ पर पहुँचती है। तो वो कहती है कि इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने गहनों को, अपनी पंजेब मेरी ख़राब थी, उसको ठीक करवाने के लिए मैंने गोल्ड स्मिथ को दे रखा था।
अब गोल्ड स्मिथ को दे रखा था तो उसने टाइम पे मेरे गहने वापस नहीं किए सही करके मेंड करके। इसकी वजह से मुझे बार बार वहाँ से जाना पड़ता। जाने की वजह से मेरी पंजेबें खनकती और इस मिस्त्री का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता, इसकी दीवार गलत बनी और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से यानी गोल्ड स्मिथ के ऊपर अब सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो गोल्ड स्मिथ बेचारा परेशान हो गया। तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि इसके गहने लेट बने, इसकी वजह है वो मर्चेंट, वह व्यापारी, क्योंकि उसके फादर ने उस टाइम घर में शादी रचा रखी थी और मुझे कहा था कि टाइमली मेरे गहने बना कर दो, और उसकी वजह से मैं इसके जो गहने थे उसको मेंड नहीं कर पाया टाइम पे, ये बार बार चक्कर काटती और इसकी वजह से सारा ये प्रोसेस हुआ। तो अब गोल्ड स्मिथ अब किसको दोबारा से ब्लेम कर देता है, यानी उस व्यापारी को, उस मर्चेंट को, मर्चेंट के फादर को ब्लेम कर दिया जाता है। अब उस मर्चेंट को दोबारा से बुलाने का ऑर्डर दे दिया जाता है राजा के द्वारा कि दोषी वो ही है, मर्चेंट ही है। अब क्या होता है, एक फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। अब जैसे मर्चेंट को बुलाया गया, अब व्यापारी को बुलाया गया तो क्या हुआ, उसकी गर्दन थी पतली, फांसी का फंदा बन गया चौड़ा। अब क्या हुआ कि जो मर्चेंट है उसके फांसी का फंदा उसको फिट न होने की वजह से अब राजा ने आदेश दिया कि ऐसे पर्सन को ढूंढ के लाओ जिसकी गर्दन में ये फांसी का फंदा बिल्कुल सेट बैठ जाए, क्योंकि फंदा था चौड़ा। तो अब राजा के जो सारे मतलब मंत्री हैं वो घूमते हैं गांव के अंदर, ढूंढते हैं, देखते हैं, तो उनको ये चेला नज़र आता है, यानी डिसाइपल वो गुरु का, जो खा खा के वहाँ पर पेटू हो रखा था और बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा हो रखा था। तो उसको बुला के लेके आते हैं तो वो रोता रोता आता है कि मैंने क्या कर दिया, मेरा क्या कसूर है। तो इस तरीके से व्यापारी का तो व्यापारी जैसे वहाँ पर आया तो उसने कहा इसमें मेरा कसूर नहीं था साहब, ये तो मेरे फादर थे। वो कहता जैसे तेरे पापा की प्रॉपर्टी तुझे मिली है ना, तो वैसे उनके कर्मों का फल भी तुझे मिलेगा, तो उसने जो किया अब तुझे वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो फंदा उसके सेट नहीं आने की वजह से अब यहाँ पर डिसाइपल को यानी फंदे के ऊपर लटकाने का सोचा गया, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी और मोटी गर्दन वाले कोई ढूंढा जा रहा था। इसलिए उस गुरु के शिष्य को पकड़ा और उसको फंदे के पास लाया गया। अब क्या हुआ, एंग्जाइटी ऑफ द डिसाइपल, अब जो डिसाइपल है परेशान हो गया, परेशानी में पड़ गया। उसने अपनी इंटरनल मन से अपने गुरु को याद किया और उसी टाइम अपने मन ही मन गुरु को याद किया और कहा कि हे भगवान, हे गुरु जी, अभी के अभी मेरी सहायता के लिए यहाँ पर पहुंच जाइए। तो अब गुरुजी अंतर्यामी थे, उनकी बात को समझ गए कि मेरा जो चेला है किसी न किसी प्रॉब्लम में है। इसलिए राजा ने मतलब गुरुजी वहाँ पर आ गए तो उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ बात कही, तो जिसको सुनकर यानी जो शिष्य है वो थोड़ा सा खुश तो हुआ, साथ में जो राजा है उसके मन में वहम हो गया कि पता नहीं क्या बात है ऐसी। तो अब गुरु ने चाल चली यहाँ पर आके, यानी जो सजा का जो सारा प्रावधान था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। राजा ने कहा कि अब क्या है कि इसके ये जो दंड है ये अब पोस्टपोन किया जाता है, अगले दिन ये सब कुछ प्रोसेस किया जाएगा। तो अब राजा ने जैसे उसको देखा गुरु को कि शिष्य के कान में कुछ कह रहा है, तो राजा ने उससे पूछा कि तूने क्या कहा। तो गुरु ने कहा कि मैंने इसको ये कहा कि जिसको पहले फांसी लगेगी वो अगले जन्म में इसी राज्य का राजा बनेगा, और जिसके दूसरे नंबर पर फांसी लगेगी वो इस अगले जन्म में इस राज्य का मंत्री बनेगा। अब राजा का सिर घूम गया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य पर कोई और आकर अपना हक जताए, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं ही है जो राजा बनूंगा और मैं ही मंत्री बनूंगा। ये मतलब मंत्री ने, राजा ने अपने मन में बात सोची और अपने मंत्री को भी ये सारी बात बताई कि हम ऐसा करेंगे। तो इस तरीके से है जो गुरु की जो चाल यहाँ पर गुरु ने चाल खेली वो उसकी कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई। अब न्यू किंग एंड मिनिस्टर, यानी अब क्या हुआ कि आधी रात का टाइम था। अब आधी रात में वह जेल के पास गया, गुरु और शिष्य को तो जेल से छुड़ा दिया, यानी उनको निकाल दिया वहाँ से, और उन्होंने उनको कहा कि जैसे पिछली रात ही वो कह गए थे कि जो पहले आएगा उसको पहले फांसी देना बिना कुछ बोले, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे नंबर पे फांसी देना। तो इस तरीके से सुबह सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग पहले राजा आया
तो राजा को फांसी दे दी गई। उसके बाद उसका मंत्री आया, मंत्री को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से उस राज्य को मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री से छुटकारा मिल गया। अब बेचारी जनता परेशान कि हमारा राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, राज्य को कौन संभालेगा। तो सभी ने मिलकर गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप हमारे इस राज्य के मंत्री बन जाइए और आपका जो ये चेला है राजा बन जाइए और आपका जो ये चेला है ये मंत्री बन जाएगा। तो इस तरीके पहले तो गुरु को मनाने में तो टाइम लगा, क्योंकि गुरु ज्ञानवान थे, उनको नॉलेज थी पूरी, तो वो नहीं चाहते थे इन राज दरबार के चक्कर में पड़ना। तो गुरु को तो बड़ा टाइम लग गया मनाने में, लेकिन जो उनका चेला है उसको मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से जो गुरु हैं उनको राजा बना दिया गया और उनके चेले को मंत्री बना दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य को जो सारा भुगतान था या जो भी लेन देन का सिस्टम था, अब वो डड्डू प्रणाली वहाँ से ख़त्म कर दी गई। उसकी जगह पे अब किसी भी वस्तु की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कीमत है जो निर्धारित की गई। रात को अब काम किया, रात को जो है अब लोग सोने लगे काम करके, और दिन के टाइम में जो सारे दिन के काम होते थे, पशु पक्षी भी इवन की अपनी डेली रूटीन में लौट गए। इससे पहले जो मूर्ख राजा थे उन्होंने दिन के टाइम में क्या कर रखा था, सोने का प्रावधान था, और रात के टाइम में क्या था, काम करने का प्रावधान था। अगर कोई उनकी बात को नहीं मानता था तो उनको डेथ तक की सज़ा दी जाती थी। तो इस तरीके से गुरु की समझदारी की वजह से पूरे गांव को है जो उसने अपने शिष्य को बचा लिया और पूरे गांव को मूर्खों वाले राज्य से भी बचा लिया। तो अब इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि द स्टोरी इज़ अ फोक टेल एंड गिव्स टू मैसेज। दो मैसेज यहाँ पर दे रही है। फर्स्ट मैसेज है कि वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द फुलिश पीपल, कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और दूसरा मैसेज ये मिलता है, नहीं तो मतलब फुलिश लोगों की अगर संगति करेंगे तो कभी ना कभी उनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ेगा। और जो सेकंड मैसेज है वो ये है कि फूल्स आर सो डेंजरस, कि फूल्स इतने डेंजरस होते हैं दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। सिर्फ बहुत ही बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज करना जानते हैं। जैसे गुरु एक विजडम पर्सन थे, बुद्धिमान पर्सन थे, उन्होंने मूर्ख राजा को है जो हैंडल किया और इस तरीके से है जो उस राज्य को आगे और ज़्यादा गिरने से बचा लिया। तो ये थी हमारी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।